गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हाँ जी, देर आर 3 बेसिक फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अगर हम बेसिक या मेन फंक्शंस की बात करें तो 3 बेसिक फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट, रेजिंग फाइनेंस। एक फर्म को जितने फाइनेंस यानी कि फंड की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, वो रिक्वायर फंड रेज करना। सेकंड, इन्वेस्टमेंट इट इन एसेट्स। इस फंड को एसेट्स यानी कि प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना। थर्ड, डिस्ट्रीब्यूटिंग रिटर्न्स अर्न फ्रॉम एसेट्स टू शेयर होल्डर्स। जिस पर्टिकुलर एसेट्स या फिर प्रोजेक्ट में फाइनेंस या फंड इन्वेस्ट किया है, वहाँ से जितना भी रिटर्न आएगा, मीन्स जो अर्निंग या प्रॉफिट की फॉर्म में आएगा, उसे शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना। दीज 3 functions are respectively known as financing decision, investment decision and dividend policy decision। क्लियर भाई? जो फर्स्ट फंक्शन था रेजिंग फाइनेंस, जिसमें फंड या फाइनेंस रेज किया जाता है, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, ठीक है, उसको अदर क्या नाम देंगे? फाइनेंसिंग डिसीजन। सेकंड था उस फाइनेंस या फंड को पर्टिकुलर एसेट्स या प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना, जिसे अदर क्या नाम देंगे? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है। थर्ड था उस एसेट्स या प्रोजेक्ट से जो भी अर्निंग आएगी, ठीक है, उस अर्निंग मतलब जो प्रॉफिट की फॉर्म में होगी, उस प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना, जिसको क्या नाम देंगे? डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन। तो इस तरीके से फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अगर हम बेसिक या मेन फंक्शन की बात करें तो वो 3 होंगे। फर्स्ट हमारा कौन सा होगा? फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब जिसमें एक फर्म को जितने फंड की रिक्वायरमेंट होती है उसके इक्वल फंड रेज किए जाते हैं। सेकंड, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या एसेट्स में फाइनेंस इन्वेस्ट करना। थर्ड, डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन। डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन मीन्स जो प्रॉफिट है या जो अर्निंग है, ठीक है, उसको शेयर होल्डर्स में डिविडेंड की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करना। तो मेन फंक्शन तो 3 ही होंगे, बट इन फंक्शन को परफॉर्म करने के साथ साथ कुछ वेरियस फंक्शन भी परफॉर्म किए जाते हैं, लाइक वर्किंग कैपिटल डिसीजन, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द फाइनेंस, ठीक है। तो इस तरीके से ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शन होंगे। इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शन को इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ सर्टेन फंक्शंस भी परफॉर्म किए जाएंगे। हैंस द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हाँ जी, तो फर्स्ट फंक्शन हम पढ़ेंगे डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल नीड्स। सेकंड, फाइनेंसिंग डिसीजन। थर्ड, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फोर्थ, वर्किंग कैपिटल डिसीजन। फिफ्थ, डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन, ठीक है। सिक्स्थ, 1 मिनट। हाँ जी, सिक्स्थ है फाइनेंशियल कंट्रोल, ठीक है, और लास्ट है रूटीन फंक्शंस। तो हम फर्स्ट फंक्शन की बात कर रहे हैं, डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल नीड। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये फर्स्ट फंक्शन है, ठीक है, यानी कि जिसमें एक पर्टिकुलर फर्म या बिजनेस की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को डिटरमाइन किया जाता है। मीन्स ये डिसाइड किया जाता है कि उस फर्म को कितने फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी। इस पर्पज के लिए उस फर्म की, ठीक है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म नीड दोनों को सेपरेटली एस्टिमेट किया जाता है। मेनली फाइनेंशियल
नीड का जो एस्टिमेशन है, ठीक है, वो लॉन्ग टर्म नीड के बेसिस पे लगाया जाता है। वैसे तो दोनों ही चेक करेंगे कि शॉर्ट टर्म में कितने फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी और लॉन्ग टर्म, ठीक है, में कितने फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी, बट मेनली जो फाइनेंशियल नीड है वो एस्टिमेट की जाएगी लॉन्ग टर्म नीड के बेसिस पे। जिससे कि उस फर्म को फ्यूचर में एक्सपेंशन के लिए, ठीक है, फिक्स एसेट्स के रिप्लेसमेंट के लिए नेसेसरी फंड अवेलेबल हो सके। While determining the financial needs, the financial management should take into consideration, यानी कि एक फर्म की फाइनेंशियल नीड को डिटरमाइन करते टाइम उस फर्म का नेचर, ठीक है, नेचर ऑफ द बिजनेस, पॉसिबिलिटीज फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन, एटीट्यूड ऑफ द मैनेजमेंट, 1 मिनट, मैनेजमेंट टुवार्ड्स रिस्क, जर्नल इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस, ठीक है, इन सभी को भी कंसिडर किया जाता है और उसके बाद फाइनेंशियल नीड को डिटरमाइन किया जाता है। इनमें से एक का मैं एग्जांपल लेके आपको बता रही हूँ। जैसे मान लेते हैं एक फर्म के फ्यूचर में एक्सपेंशन, ठीक है, एक फर्म के फ्यूचर में एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटीज़ है और एक अदर फर्म जिसके फ्यूचर में एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल कम है, ठीक है, तो जिसके फ्यूचर में एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा है उसे ज़्यादा फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी और जिसकी फ्यूचर में एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटीज़ नहीं है उसको कम फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस तरीके से पॉसिबिलिटीज़ फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन, नेचर ऑफ द बिजनेस, ठीक है, टुवार्ड्स रिस्क मैनेजमेंट का एटीट्यूड और जर्नल इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो फाइनेंशियल नीड पर इफ़ेक्ट डालते हैं। तो इनको पहले कंसिडर किया जाएगा और इनके बेसिस पे फाइनेंशियल नीड को डिटरमाइन किया जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट, फाइनेंसिंग डिसीजन। सेकंड फीचर है फाइनेंसिंग डिसीजन। दिस फंक्शन इज रिलेटेड टू रेजिंग ऑफ फाइनेंस फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, यानी कि फाइनेंसिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन रिलेटेड होता है फंड या फाइनेंस रेज करने से। मींस एक फर्म को जितनी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है उसके बेसिस पे डिफरेंट सोर्सेज से फंड रेज किया जाता है, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। इस पर्पज के लिए जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है, ठीक है, वो डेट्स और इक्विटी इन दोनों के प्रोपोर्शन को डिटरमाइन करता है। मींस वो ये डिसीजन लेता है कि लॉन्ग टर्म डेट्स से, ठीक है, फाइनेंस का कितना अमाउंट रेज किया जाएगा और इक्विटी यानी कि ओन फंड से कितना पार्ट या पोर्शन रेज किया जाएगा। या इसको अदर वर्ड में हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि टोटल फंड, ठीक है, टोटल फंड का कितना पार्ट लोन के थ्रू रेज किया जाएगा और कितना पार्ट शेयर होल्डर्स यानी कि ओन फंड के थ्रू रेज किया जाएगा। मिक्सिंग ऑफ डेब्ट्स एंड इक्विटी, यानी कि जो फर्म अपने टोटल फंड को डेट्स और इक्विटी इन दोनों के थ्रू रेज करती है तो डेट और इक्विटी के मिक्सिंग को क्या कहेंगे, फर्म्स कैपिटल स्ट्रक्चर या लिवरेज। अब इसका रिजल्ट देखिए, जब एक फर्म में फंड को, ठीक है, डेट्स के थ्रू रेज किया जाता है तो इसका रिजल्ट ये निकलता है कि इससे शेयर होल्डर्स की जो रिटर्न है वो हायर होती है, बट उसके साथ साथ जो रिस्क है वो भी इंक्रीज होता है, ठीक है। इसलिए जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो डेट्स और इक्विटी दोनों में प्रॉपर बैलेंस को मेंटेन रखते हुए डेट और इक्विटी के मिक्सिंग को यूज करे, यानी कि टोटल फंड का कितना अमाउंट डेट से रेज करे, ठीक है, और कितने अमाउंट इक्विटी से रेज करे, जिससे कि डेट्स और इक्विटी इन दोनों में प्रॉपर बैलेंस भी बना रहे। प्रॉपर बैलेंस का मतलब ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर।
ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स डेट्स और इक्विटी का वो रेशियो जिससे शेयर होल्डर्स के जो रिटर्न है वो तो मैक्सिमाइज हो जाएंगे, ठीक है, और जो रिस्क है वो मिनिमाइज रहेगा। इसके साथ साथ ये पर शेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनीज शेयर वो मैक्सिमाइज होगी, तब एक फर्म का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो ऑप्टिमम कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो जब भी कैपिटल या फंड को ओन फंड के थ्रू रेज किया जाएगा तो उस टाइम प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है। हाँ जी, नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन आल्सो नोन एज कैपिटल बस्टिंग, ठीक है, जो आप पहले स्टडी भी कर चुके हो। इन्वेस्टमेंट डिसीजन को और क्या कहेंगे? कैपिटल बस्टिंग। कैपिटल बस्टिंग मीन्स कैपिटल बस्टिंग में ये डिसीजन लिया जाता है कि लॉन्ग टर्म एसेट्स, जो डिफरेंट या वेरियस लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, उनमें से कौन सी पर्टिकुलर लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाए, यानी कि कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया जाए, ये डिसीजन लिया जाता है किसमें? इन्वेस्टमेंट डिसीजन या कैपिटल बस्टिंग में। लॉन्ग टर्म एसेट्स मीन्स वो एसेट्स जिनको फ्यूचर में प्रॉफिट अर्न के लिए बिजनेस में यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल कोई भी मशीन है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे कि टोटल कितना अमाउंट लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाएगा। जैसे मैं मान लेती हूँ कि 10 लाख रुपीज़ लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करने हैं। उसके बाद ये डिसीजन लिया जाता है कि पर्टिकुलर फिक्स एसेट्स में कितना इन्वेस्ट किया जाएगा। जैसे 10 लाख में से मशीनरी में कितना इन्वेस्ट किया जाएगा, फर्नीचर में कितना इन्वेस्ट किया जाएगा, बिल्डिंग में कितना इन्वेस्ट किया जाएगा। तो इसको कहेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन या कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। ये डिसीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और डिफ़िकल्ट भी होता है। उसका रीज़न, क्योंकि जब एक बार ये डिसीजन ले लिया जाता है तो विदाउट लॉस के इन डिसीजन को रिटर्न नहीं किया जा सकता, और इसके साथ साथ इनमें हाई रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। हाई रिस्क का मतलब इनमें जो अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है वो लार्ज अमाउंट होता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन को, रिपीट कर रही हूँ, इन्वेस्टमेंट डिसीजन को एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिस्क दोनों के बेसिस पे इवेल्युएट किया जाता है। यानी कि जिस पर्टिकुलर एसेट्स या प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, वो एसेट्स या वो प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने के लिए पहले चेक करेंगे कि उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से एक्सपेक्टेड रिटर्न कितनी होगी और रिस्क कितना रहेगा। पहले इन दोनों को इवेल्युएट किया जाएगा, ठीक है, और इसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन लिया जाएगा। इसके साथ साथ मिनिमम रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न, जिसको कट ऑफ रेट भी बोलते हैं, इसको भी डिटरमाइन किया जाता है, जिससे कि एक्सपेक्टेड रिटर्न को न्यू इन्वेस्ट से कंपेयर किया जा सके। हाँ जी, नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल डिसीजन अकॉर्डिंग टू नेम। ध्यान रखोगे, अगर मैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात करूंगी तो वो किससे रिलेटेड होगा? लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन लेंगे। लेकिन जब भी वर्किंग कैपिटल डिसीजन की बात करेंगे तो उसमें शॉर्ट टर्म एसेट्स मीन्स करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन लिया जाएगा। तो वर्किंग कैपिटल डिसीजन मीन्स, जो वर्किंग कैपिटल डिसीजन है ये कंसर्न होता है विद द मैनेजमेंट ऑफ करंट एसेट्स, यानी कि इसमें करंट एसेट्स को मैनेज किया जाता है। करंट एसेट्स को मैनेज करने का मतलब जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है वो ये डिसीजन लेता है कि एक पर्टिकुलर शॉर्ट टर्म एसेट्स यानी कि करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट की जाए या नहीं। और ये भी पता है कि लॉन्ग टर्म में, ठीक है, लॉन्ग टाइम पीरियड में वही फर्म या बिजनेस सक्सेस हो सकता है जो शॉर्ट टाइम पीरियड में सरवाइव कर पाएगा। करंट एसेट्स शुड बी मैनेज्ड, यानी कि करंट एसेट्स को इस तरीके से मैनेज करना चाहिए कि करंट एसेट्स में जो इन्वेस्टमेंट है वो नाइदर इनएडिक्यूट, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है ना तो उससे कम हो, नोर अननेसेसरी, जितनी रिक्वायरमेंट है ना ही उससे ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट किया जाए। इफ़ अ फर्म डज नॉट हैव एडिक्यूट वर्किंग कैपिटल, अगर एक फर्म
अगर एक फर्म के पास एडिक्यूट वर्किंग कैपिटल नहीं है, मीन्स अगर करंट एसेट्स में जो इन्वेस्टमेंट है वो इनएडिक्यूट है, जितनी रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, उससे कम इन्वेस्ट किया है करंट एसेट्स में, तो ऐसे में उस फर्म में ई लिक्विड की प्रॉब्लम फेस करनी होगी उस फर्म को, और वो फर्म अपने 1 मिनट भाई अपने जो करंट ऑब्लिगेशन है, यानी कि उसकी जो करंट लायबिलिटीज है, उसको मीट नहीं कर पाएगी, और ऐसे में वो फर्म इनवाइट द रिस्क ऑफ बैंकक्रप्टी, ठीक है, बैंकक्रप्टी रिस्क को इनवाइट करेगी। ऑन द अदर हैंड, इफ द इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स इज टू लार्ज, यानी कि अगर करंट एसेट्स में ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया तो इससे भी उस फर्म पे एडवर्सली इफेक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इससे जो आइडियल करंट एसेट्स है विल नॉट अर्न एनीथिंग, आइडियल करंट एसेट्स से तो कुछ भी अर्न नहीं कर सकते ना, इसलिए जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसमें फाइनेंशियल मैनेजर की ड्यूटी बनती है कि वो करंट एसेट्स मैनेजिंग के लिए साउंड टेक्निक डेवलप करे, यानी कि करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करते टाइम उसे प्रॉपरली एस्टिमेट लगाना चाहिए कि एक फर्म को शॉर्ट टाइम पीरियड यानी कि प्रजेंट में कितने फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, और उसके बेसिस पे फिर करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। हाँ जी, नेक्स्ट है डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन। डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन मीन्स इसमें ये डिसीजन लिया जाता है कि प्रॉफिट यानी कि अर्निंग का कितना पोर्शन एज ए डिविडेंड शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है, एंड विच पोर्शन इज टू बी रिटेन इन द बिजनेस, और प्रॉफिट का कितना पोर्शन बिजनेस में रिटेन किया जाएगा। तो इस पर्पज़ के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कुछ फैक्टर्स हैं जिनको कंसिडर किया जाता है, लाइक डिविडेंड स्टेबिलिटी, बोनस शेयर, कैश डिविडेंड इन प्रैक्टिस, यानी कि इनके बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है। यूजुअली क्या होता है, जो कंपनीज कंटिन्यू प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, ठीक है, उन्हें रेगुलरली कैश डिविडेंड पे करना होता है, और उन्हें पीरियोडिकली बोनस भी इशू करना होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स में। तो पहले इन सभी फैक्टर्स की डीपली स्टडी की जाएगी, ठीक है, और उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा। अब डिसीजन क्या होगा, बस ये चेक करना है उसमें जो प्रॉफिट या अर्निंग है उसका कितना पार्ट शेयर होल्डर्स में एज ए डिविडेंड की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, और कितना पार्ट, ठीक है, बिजनेस में रिटेन किया जाए, जिससे कि रिजर्व और प्रोविजंस को मेंटेन किया जा सके। नेक्स्ट है फाइनेंशियल कंट्रोल। हाँ जी, फाइनेंशियल कंट्रोल डिवाइस की एस्टेब्लिशमेंट एंड यूज, ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है। फाइनेंशियल कंट्रोल डिवाइस इसमें इंक्लूड करेंगे बजटरी कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल, रेशियो एनालिसिस, यानी कि ये ऐसे डिवाइस या टेक्निक हैं जिनके बेसिस पे फाइनेंस को कंट्रोल किया जाता है। फाइनेंस कंट्रोल का मतलब सबसे पहले फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड डिटरमाइन किए जाते हैं, ठीक है, और स्टैंडर्ड यानी कि प्लानिंग की जाती है कि कितने फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी, कैसे इसको बिजनेस में यूज किया जाएगा, इसके स्टैंडर्ड डिटरमाइन कर लिए जाएंगे। फिर एक्चुअल में फाइनेंस को जो बिजनेस में यूज किया जाएगा, रेज किया जाएगा, तो उसको कंपेयर किया जाएगा स्टैंडर्ड से। कंपैरिजन में जो भी हमारे पास डिफरेंस आएगा उसको नेम देंगे डेविएशंस, ठीक है। अब ये डेविएशंस या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या नेगेटिव, यानी कि या तो ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में होंगे ये, या ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट होंगे। अगर ये नेगेटिव आते हैं डेविएशंस तो उसके रीज़न फाइंड किए जाएंगे, ठीक है, और फिर उनके लिए करेक्टिव एक्शन लिया जाएगा उनको रिमूव करने के लिए। लास्ट है हमारा रूटीन फंक्शंस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अभी तक हमने जितने भी फंक्शंस स्टडी किए हैं, इन सभी को इफ़ेक्टिव एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ रूटीन फंक्शंस भी परफॉर्म किए जाते हैं। वो देखिए कौन कौन से हैं। हाँ जी, फर्स्ट है सुपरविजन ऑफ कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ कैश बैलेंस। नेक्स्ट है ओपनिंग बैंक अकाउंट्स एंड मैनेजिंग दैम।
ठीक है। नेक्स्ट है सेफ गार्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज, इंश्योरेंस पॉलिसीज एंड अदर वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स, यानी कि ये रूटीन के कुछ फंक्शंस होते हैं जो फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं, इनके ऊपर भी कंट्रोल नेसेसरी होता है, जिससे जो अदर हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शन हैं उनको इफेक्टिवली परफॉर्म किया जा सके।